हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल इंजीनियरिंग एक्सप्रेस। तो आज हम पढ़ेंगे रिकर्शन के बारे में। सबसे पहले समझते हैं रिकर्शन होता क्या है। रिकर्शन क्या है, मैं क्या बोल रहा हूँ कि यार जब कोई फंक्शन वापस अपने आप को कॉल करे उसी को ही रिकर्शन कहते हैं। मतलब वैभव, तू क्या कह रहा है कि यार फंक्शन ये है, इधर कुछ प्रोसेसिंग हो रही होगी और मैंने फंक्शन को वापस कॉल कर दिया, क्या ये रिकर्शन है? मैंने बोला दो तीन छोटी छोटी बातें और है, वो देखते हैं। तो यार रिकर्सिव फंक्शन में दो बातें इंपॉर्टेंट है। पहला कि यार एक बेस केस होना चाहिए। बेस केस क्या है? बेस केस क्या है कि यार मैं जब फंक्शन को बार बार कॉल कर रहा हूँ, कोई ऐसा टाइम आना चाहिए जब मेरा जो फंक्शन है वो कॉल होना बंद हो जाए। मतलब एक कंडीशन होनी चाहिए, एक बेस कंडीशन होनी चाहिए जहाँ पे फंक्शन रिटर्न कर जाएगा। ठीक है, उसी को ही मैं बेस केस बोलता हूँ। सेकेंड थिंग इज एक रिकर्सिव रिलेशन होना चाहिए। रिकर्सिव रिलेशन, रिकर्सिव रिलेशन क्या होता है? यार मैं जब यहाँ पर फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ ना वापस, तो मैं ऐसे कॉल करूंगा कि वो एक टाइम आने के बाद वो प्रोसेसिंग या वो कंडीशन जो मैंने बेस में दी है वो फुलफिल हो जाए। तो वो हो गया रिकर्सिव रिलेशन। अच्छा, अगर मैं रिकर्सिव रिलेशन अच्छा नहीं दूँ तो ऐसा भी हो सकता है कि यार मेरा जो रिकर्शन है वो इनफाइनाइट बार चल जाए। अगर मैं बेस केस नहीं हूँ तो मेरा जो फंक्शन कॉल होगी वो खत्म ही नहीं होगी। ठीक है, यार ये सब तो थ्योरी की बातें हैं। ठीक है, मेरे को ऊपर ऊपर से तो समझ आ गया कि यार रिकर्शन जो है वो क्या है। एक एग्जांपल हो जाए तो हो सकता है क्लियर हो जाए। ठीक है, देखते हैं एग्जांपल। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि यार हम क्या करेंगे, एक सिंपल सा फंक्शन लेते हैं जो कि क्या करेगा, सम प्रिंट कराएगा फ्रॉम 1 to n। वो वी हैव टू राइट अ फंक्शन which prints sum from 1 to n। तो ये फंक्शन, ये रिकर्सिव फंक्शन मुझे लिखना है। ठीक है, पहले क्या करते हैं, पहले तो अपने मेन फंक्शन में आते हैं। तो ये मेरा मेन फंक्शन है। ठीक है, अच्छा अच्छा, इधर मैं फिर सूडो कोड लिख रहा हूँ। मैं सिर्फ एक आइडिया दूंगा कि कैसे कैसे चीजें चल रही। ठीक है, तो इधर मेरा मेन फंक्शन है। सबसे पहले मैंने क्या किया, एक मैंने कुछ वेरिएबल दिया एन टाइप, एन नाम का। मान लो मुझे सम निकालना है फ्रॉम 1 to 5। ठीक है, फ्रॉम 1 to 5। तो मैं इधर एन की वैल्यू क्या देते हैं, 5 दे देते हैं। लेट से मैंने 5 दे। ठीक, उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं एक सम फंक्शन बनाऊंगा और क्या पास कर दूंगा उसमें, एन पास कर दूंगा। ठीक है, और साथ ही साथ इनिशियल सम जो मेरा है वो 0 है। भाई इनिशियल सम इज 0, इनिशियली थोड़ी कोई सम है, तो वो मैंने 0 रख दिया। अच्छा, अब ये फंक्शन क्या कर रहा होगा, मुझे सम दे रहा होगा किसका, फ्रॉम 1 to 5। तो इस फंक्शन, ये फंक्शन कोई कुछ चीज रिटर्न कर रहा होगा, तो उसको मुझे एक वेरिएबल में स्टोर करानी पड़ेगी। मैंने बोल दिया वेरिएबल सम। ठीक है, ये कोई वेरिएबल है सम, जो कि मुझे मिल रहा होगा सम फंक्शन की मदद से। ठीक है, और बाद में क्या बोल दूंगा कि अब प्रिंट करा दो सम को। ठीक है, तो यहाँ मेरा मेन फंक्शन खत्म। अब देखते हैं सम फंक्शन क्या करेगा या क्या करके लाएगा। तो यहाँ मैंने सम फंक्शन लिखा। इसमें क्या क्या आ रहा है, इसमें मेरा एक इंटीजर n आ रहा है और एक सम वेरिएबल आ रहा है। तो उसको मैंने नाम दिया सम। ठीक है, ये फंक्शन जो है वो चलेगा। अच्छा, ये फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा था, इंटीजर रिटर्न कर रहा था। तो इसका टाइप क्या हो गया, 8। यहाँ तक समझ आया? अब मैंने बोला कि यार मुझे एक रिकर्सिव फंक्शन बनाना है। रिकर्सिव फंक्शन के लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट थी, एक तो बेस केस, दूसरा रिकरेंस रिलेशन। तो अब सोचो कि यार मैं सम कैसे निकाल सकता हूँ 1 to 5। मैंने भेजा जो है वो 5 भेजा है अपने फंक्शन में। तो मैं एक काम करूँ कि यार अगर मैं कुछ ऐसा कर लूँगा, 5 + 4 + 3 + 2 + 1, ऐसे करके मैं सम निकाल लूँ तो बात बन जाएगी। तो यार मैं क्या बोल रहा हूँ कि यार अभी बेस केस को होल्ड रखते हैं, पहले रिकरेंस रिलेशन देखते हैं। मैंने क्या बोला यार, सम ही तो निकालना है। सम क्या होता है, सम क्या होता है, सम को लो और इनिशियल सम में एन को प्लस कर दो। इनिशियल सम में एन को प्लस कर दो। अभी चीजें समझ नहीं आ रही है तो 2 मिनट रुको, पूरा इसको ड्राई रन करेंगे तब समझ आ जाएगी। ठीक है, सम को क्या करो, एन में जोड़ दो।
उसके बाद मैं क्या करूँगा, रिकरेंस रिलेशन लिखूंगा। रिकरेंस रिलेशन मतलब फंक्शन को वापस कॉल किया बट दूसरे आर्ग्यूमेंट के साथ। मैंने क्या बोला, इस बार पास किया मैंने n-1 और सम। ठीक है, ये मैंने क्या लिखा, ये मैंने रिकर्सिव कॉल दी। दिस इज माई रिकर्सिव कॉल। ठीक है, यहाँ से फंक्शन जो होगा वो दोबारा जाएगा। अच्छा, अब यार ये रिकर्सिव कॉल तो मैंने मार दी, बट यार ये n-1 अभी n5 है, वापस n-1 होगा, 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, बट कि रुकेगा ना। तो रुकने के लिए मैंने कहा था कि यार बेस केस बनाओ। तो मैंने बोला कि यार अगर जो मेरा n है वो 0 हो जाए, 0 हो जाए मतलब मैं 0 तक सम करा लूंगा। 0 हो जाए तो तुम क्या करो, जो मेरा सम अब तक बन चुका है ना वो रिटर्न कर दो। ठीक है, मेरा सम जो है वो रिटर्न कर दो। यार यही रिकर्सिव फंक्शन है, बस इतना था। ठीक है, अब तुम बोलोगे कि यार मैंने जो कराया वो थोड़ा थोड़ा समझ में आया, पूरा समझ में नहीं आया, तो इसको ड्राइव में करा के देख लेते हैं। मैंने क्या बोला यार, स्टार्टिंग में n जो था वो 5 था, तो स्टार्टिंग में फंक्शन में क्या हो गया, क्या गया होगा, 5,0। ठीक है, 5 जो कि n है और 0 जो कि सम। मैं इधर लिख भी देता हूँ, 5 जो है n है और 0 क्या है, सम। उसके बाद मैं क्या कर रहा था, एक बेस केस लेता था। ये जो था मेरा बेस केस था, दिस वॉज माई बेस केस। मैं क्या कर रहा था कि यार अगर n 0 है तो जो रिलेशन है, जो रिकर्शन है, वो उसको रोक दो वरना आगे चलो। तो अभी तो बेस केस अचीव नहीं हुआ है, तो हम आगे बढ़ेंगे। सम को क्या करेंगे, सम को सम प्लस n के बराबर करेंगे। इधर जो सम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सम प्लस n, मतलब सम मेरा क्या हो जाएगा, 5। ठीक है, उसके बाद दोबारा फंक्शन को कॉल करना है, तो मैं दोबारा फंक्शन को कॉल करूंगा बट विद n-1 मतलब 4, और सम मेरा क्या आया था अभी 5। तो इसके साथ फंक्शन को कॉल किया। इसके बाद दोबारा हो जाएगा सेम फंक्शन में, बेस केस चेक किया, अभी तो बेस केस अचीव नहीं हुआ है। उसके बाद दोबारा सम करो, कैसे, सम प्लस n करके। सम अभी क्या था 5 और n क्या है 4, 9 जो हो गया वो सम हो गया, और दोबारा सम फंक्शन को कॉल कर दो। फंक्शन दोबारा कॉल हुआ, इस बार किसके साथ, n-1 मतलब 3 और 9। ठीक है, दोबारा चेक किया, दोबारा बेस केस अचीव नहीं हुआ। दोबारा पहले हम सम कर लेते हैं, सम प्लस n करके। सम इज 9 प्लस n इज 3, दिस इज 12। दोबारा फंक्शन को कॉल किया, फंक्शन विद n-1 दैट इज 2, और सम क्या था 12। दोबारा कॉल किया, बेस केस अचीव नहीं हुआ, दोबारा सम करो, दोबारा सम करो। सम क्या है, सम प्लस n, ये हो जाएगा 14। ये वाली लाइन कंप्लीट हो गई। इस पे आओ, दोबारा फंक्शन को कॉल करो, फंक्शन विद n-1 और सम क्या है 14। दोबारा सम करेंगे, सम प्लस n, 15 आ गया। ठीक है, तुम देख रहे हो कि हम हर स्टेप पे जो है, पहले हमने 5 को जोड़ा, फिर 4 को जोड़ा, फिर 3 को जोड़ा, ऐसे ऐसे हम सम कैलकुलेट करते जा रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ, दोबारा फंक्शन को कॉल किया बट दिस टाइम विद 0,15। दोबारा चलो, अब इस बार n की वैल्यू जो है वो 0 हो गई। जैसे ही n की वैल्यू 0, जो कि मैंने बेस केस में लिखा, जैसे ही n की वैल्यू 0 हो वैसे ही सम को जो है वो रिटर्न करा दो। इस केस में हमें कोई प्रोसेसिंग, कोई आगे देखने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ से ही रिटर्न कर देंगे। तो ये रिटर्न कर गया, और क्या रिटर्न कराना है मुझे, सम। सम क्या था अभी तक 15 आ रहा था, तो 15 को मैंने रिटर्न करा दिया। ठीक है, बट मेरा जो फंक्शन शुरू हुआ था वो तो यहाँ से हुआ था ना, तो मैं अभी क्या करूँगा, इन सारे फंक्शन से रिटर्न। तो ये फंक्शन 15 रिटर्न कराया, यहाँ से 15 रिटर्न कराया, यहाँ से 15 रिटर्न कराया, यहाँ से दोबारा 15 रिटर्न हुआ, यहाँ से 15 रिटर्न हुआ, फिर हम आ गए अपने ओरिजिनल फंक्शन में, वहां से मैंने 15 रिटर्न कर दिया। ठीक है, तो ये फंक्शन से हम आउट हो गए, और जो मेरा सम वेरिएबल था उसमें 15 स्टोर हो गया होगा, और बाद में मैं इस 15 को प्रिंट कर दूंगा। तो ये पूरा रिकर्शन ट्री था कि कैसे हम सम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो मेमोरी में क्या होता है ना, मेमोरी में ये चीजें ऐसे नहीं चलती।
एक चीज होती है स्टैक, फंक्शन कॉल स्टैक, ठीक है। तो दिस इज माई स्टैक। अभी स्टैक क्या है, देखो स्टैक क्या है ना, जितनी भी तुम फंक्शन कॉल दे रहे हो वो सारी इस स्टैक में स्टोर होगी। स्टैक क्या है, स्टैक जो है वो लीफो ऑर्डर को मानता है। लीफो ऑर्डर क्या है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट। स्टैक को तुम ऐसा समझो कि यार लेट से मैंने एक बुक्स रखी एक के ऊपर एक, तो जो सबसे पहले मैं बुक रखूंगा उसको मैं सबसे बाद में निकाल सकता हूँ। तो यही गेम चलता है मेमोरी में। मेमोरी में क्या होता है, पहले मेरा मेन फंक्शन आया, ठीक है, पहले मेरा मेन फंक्शन आया जो कि सबसे पहले आया, उसके बाद मैंने फंक्शन को कॉल किया, तो ये मेरा फंक्शन कॉल हुआ, ठीक है। ये मैंने प्रोसेस किया, उसके बाद दोबारा फंक्शन को कॉल किया, फिर दोबारा फंक्शन आया, फिर दोबारा फंक्शन को कॉल किया। रिकर्शन में हम यही तो कर रहे हैं कि फंक्शन को बार बार कॉल कर रहे हैं, तो ये स्टैक स्पेस भरता जाता है, ठीक है। कब तक चलेगा, जब तक बेस केस नहीं आएगा। अच्छा, जैसे ही बेस केस अचीव हो गया उसके बाद क्या करो, इस मेमोरी को हटा दो और रिटर्न कर जाओ, इस वाले पे आओ। जैसे ही इसकी कंडीशन फुलफिल हुई इसको हटा दो, वापस आ जाओ, फिर इसको हटा दो, इसको आ जाओ, ठीक है। और ऐसे ही करते करते हम मेन फंक्शन में वापस आ जाएंगे और अपना आंसर रिटर्न करा देंगे। तो ये जो था वो स्टैक कॉन्सेप्ट था कि यार लास्ट एंड फर्स्ट आउट कॉन्सेप्ट चलता है, दिस इज रिकर्शन कॉल स्टैक, ऐसे ऐसे चीजें चलती हैं। बट अब तुम बोलोगे कि यार इसका यूज क्या है, रिकर्शन मैंने कर तो लिया, यार मैं तो क्या करता, मुझे समी तो निकालना है, फ्रॉम 1 to n। मैं क्या करता, एक वेरिएबल लेता, उसको 0 लेता और मैं एक लूप चला देता, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन इक्वल टू 5, आई प्लस प्लस, और मैं क्या करता, सम प्लस असाइन आई, और बाद में मैं सम को प्रिंट करा देता, तो यार इससे भी तो गेम चल रहा था मेरा। और बल्कि तुम देखो कि यार यहाँ जो मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो लगती है O ऑफ n, ठीक है, और जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो लगती है O ऑफ 1। कैसे, क्योंकि एक लूप भी तो चल रहा है और हम एक्स्ट्रा मेमोरी कोई ले नहीं रहे, कांस्टेंट स्पेस ले रहे हैं हम। तो O ऑफ 1 स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, O ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। और तुम रिकर्शन में आओ तो तुम देखो कि यार ये मेरा n टाइम के लिए ये चल रहा है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मेरी हो गई O ऑफ n, क्योंकि n बार चल रहा है हर एक फंक्शन में। उसके बाद मैं स्टैक ऑक्सिलरी स्पेस भी यूज कर रहा हूँ, तो मेरी ऑक्सिलरी स्पेस जो है वो भी तो n बार कॉल हो रहा है, तो ऑक्सिलरी स्पेस भी जो मेरी स्पेस रही वो भी O ऑफ n यूज की। तो यार ये तो और गंदा सॉल्यूशन है, ठीक है। यहाँ तो मेरा O ऑफ 1 में ही स्पेस ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन है, अगर मैं लूप लगा के ही कर दूँ तो तुम जो बोल रहे हो वो बिल्कुल ठीक है, यार इसमें स्पेस जो है वो ऑफ एन लग रहा है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन लग रही है। बट ये एक बहुत ही छोटा प्रॉब्लम था, ये बस मैंने एक्सप्लेन करने के लिए तुमको बताया। बट लेट्स से जैसे मैं बोलूँगा कि यार तुमने सॉर्टिंग पढ़ी थी, तुमने बबल सॉर्ट पढ़ा होगा, इंसर्शन सॉर्ट पढ़ा होगा, सिलेक्शन सॉर्ट पढ़ा होगा, तुम वहाँ लूप ही तो लगा रहे थे, बट उसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ रही थी, O ऑफ n स्क्वायर। बट वहीं तुम मर्ज सॉर्ट की बात करो, वहाँ तुम क्या कर रहे थे, यहाँ तुम्हारे पास पूरा एरे था, तुम उसके 2 टुकड़े कर रहे थे, वो 2 टुकड़े वापस 2 टुकड़ों में जा रहे थे, तो वो ब्रेक होता जा रहा था, और उसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी क्या आ रही थी, n log n, अगर तुमने वीडियो देखी हो तो, ठीक है। तो वो ठीक है, सिंपलर प्रॉब्लम में रिकर्शन तुम लगाना प्रेफर नहीं करो, बट इन केस ऑफ बिग प्रॉब्लम या कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम कोई हो, कैसी प्रॉब्लम, या जिसमें कोई हायरार्किकल स्ट्रक्चर बनना हो, जिसमें कोई ब्रांचिंग हो रही हो, जिसमें एक बड़ी प्रॉब्लम छोटी छोटी प्रॉब्लम में ब्रेक हो रही हो, बट उसका करने का कॉन्सेप्ट सेम हो जैसा बड़ी प्रॉब्लम का था, तो उसमें तुम रिकर्शन यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये पूरा रिकर्शन का गेम था, ऐसे ऐसे चीजें चलती हैं, ये रिकरेंस रिलेशन, ये मेरा बेस केस, ठीक है। अब हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं जिसमें मैं काउंटिंग प्रिंट कराऊंगा फ्रॉम 1 to n, ठीक है। तो जैसे तुम स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि ये एक कोड लिखा हुआ है, तुम्हें क्या करना है, इसका आउटपुट बताना है। तो सोचते हैं इसका आउटपुट कैसे आएगा। तो देखो सबसे पहले मैंने एक वेरिएबल डिफाइन किया है जो कि 5 मैंने बोल दिया, और उसके बाद फंक्शन कॉल किया जिसमें n की वैल्यू जा रही है, मतलब 5 जा रहा होगा, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, जब ये फंक्शन में गया n की वैल्यू भी 5 है, तो ये बेस केस तो चेक नहीं करेगा,
ठीक है। उसके बाद क्या करेगा, ये 5 को प्रिंट करा देगा और 4 के लिए फंक्शन कॉल कर देगा। उसके बाद ये 4 को प्रिंट कराएगा, फिर 3 के लिए कॉल कर देगा, ऐसे ही 2 के लिए और 1 के लिए। और जैसे ही n की वैल्यू 0 अटेन होगी वैसे ही ये कर जाएगा रिटर्न। ठीक है, तो क्या प्रिंट होना चाहिए, क्या प्रिंट होना चाहिए, तो जो मेरा आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए 5 4 3 2 1। एक बार चेक कर लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो यही आउटपुट आ रहा है 5 4 3 2 1। लेकिन अब मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ कि यार मैंने इसको यहाँ से हटाया और मैं इस रिकर्सिव कॉल को, इस फंक्शन कॉल को प्रिंट कराने से पहले रख देता हूँ, अब क्या आउटपुट आना चाहिए। तो देखो इस बार n जा रहा है, इस बार प्रिंट नहीं हो रहा, इसने पहले ही कॉल मार दी। तो इस केस में आंसर क्या आना चाहिए, 1 2 3 4 5। तो इस केस में रिवर्स काउंटिंग नहीं आ रही, इस केस में 1 2 3 4 5 सीक्वेंस में काउंटिंग आ रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, तो हम इसको एक बार मैं डीबग करके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ ब्रेक पॉइंट्स ऐड किए और मैं करता हूँ इसको डीबग। ओके ओके, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से, सबसे पहले क्या हुआ, मैं अभी मेन फंक्शन में हूँ, मैं अभी मेन फंक्शन में हूँ। तो अभी कॉल स्टैक में जैसा तुम देख पा रहे हो कि यार ये मेमोरी जो है वो मेन की अभी ली हुई है, मेन की मेमोरी अभी कॉल स्टैक में ली हुई है। उसके बाद क्या होगा, लेट्स से मैं इसको आगे बढ़ाऊँ, तो इसने फंक्शन कॉल मारी और अभी n की वैल्यू है 5। तो ये बेस केस तो चेक नहीं करेगा, ये चेक करेगा कि यार n की वैल्यू 5 नहीं है, तो ये रिटर्न तो मारेगा नहीं क्योंकि अभी वैल्यू 0 नहीं है। तो ये डायरेक्ट जाएगा फंक्शन कॉल पे। ठीक है, जैसे ही इसने फंक्शन कॉल किया, जैसे ही इसने फंक्शन कॉल किया, इसने एक स्टैक स्पेस एक्वायर कर ली। ठीक है, जो टॉप वाला है वो स्टैक स्पेस इसने एक्वायर कर लिया। उसके बाद क्या करेगा, ये दोबारा बेस कंडीशन चेक करेगा, बट इस बार भी फुलफिल नहीं है बिकॉज n की वैल्यू जो है वो 4 है। अब ये दोबारा जाएगा, दोबारा फंक्शन कॉल मारी, दोबारा स्टैक स्पेस ले लिया। ठीक है, तो जैसे जैसे हम फंक्शन कॉल मारते जा रहे हैं, देखो ये किया n की वैल्यू 2 के लिए, अब करते हैं, अब n की वैल्यू 1 हो गई, दोबारा चेक नहीं करेगा। सो दीज आर माई, मतलब दिस इज माई कॉल स्टैक, जो फंक्शन कॉल मैं करता जा रहा हूँ। सबसे पहले मैंने इधर से फंक्शन कॉल किया तो उसकी जो है सबसे नीचे होगी। उसके बाद कॉल किए मैंने 5 फंक्शन लगातार, तो 1 2 3 4 5। तो ऐसे ऐसे मेरा स्टैक स्पेस भरता जा रहा है। अब स्टैक में क्या बताया था मैंने कि यार लास्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो सबसे लास्ट में आया था वो सबसे पहले वैल्यू रिटर्न करेगा। तो अब n की वैल्यू 0 हो गई है, तो अब ये रिटर्न करेगा और ये बाहर आएगा और 1 प्रिंट करा देगा। क्यों, क्योंकि अभी n की वैल्यू 1 है। उसके बाद क्या होगा, दूसरे वाले फंक्शन से, दूसरे वाले स्टैक से बाहर निकला और 2 वैल्यू प्रिंट करा दी, फिर ऐसे ही 3 वैल्यू प्रिंट कराई, 4 प्रिंट कराई, 5 कराई और फिर बाहर। तो ऐसे ऐसे फंक्शन चल रहा था, इसलिए जो वैल्यू है वो 1 2 3 4 5 प्रिंट हुई है ना कि 5 4 3 2 1। तो ये केस था जो मुझे बताना था। ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं जिसका नाम है क्लाइंब स्टेट्स। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमको क्या करना है, मैं जो हूँ वो यहाँ पर हूँ और ये मेरी डेस्टिनेशन है। ठीक है, देयर आर 3 स्टेप्स, n इज इक्वल टू 3, ये 3 स्टेप्स है और ईच स्टेयर पे, मतलब हर एक स्टेप पे मैं या तो एक स्टेप आगे जा सकता हूँ या 2 स्टेप आगे जा सकता हूँ। ठीक है, या तो मैं एक स्टेप आगे जाऊंगा या 2 स्टेप आगे जाऊंगा। तो मुझे नंबर ऑफ वेज रिटर्न करने, किन किन वेज से मैं ये 3 स्टेप्स क्रॉस कर सकता हूँ। ठीक है, तो क्या क्या हो जाएगा, देखो सॉल्यूशन देखो, पहले मैं फर्स्ट स्टेप पे गया और फिर मैं डायरेक्ट 2 स्टेप चल लिया, मतलब पहले मैं एक स्टेप चढ़ा और फिर मैं 2 स्टेप चल लिया। तो ये एक तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, या पहले मैं 2 स्टेप चल लिया फिर मैं एक स्टेप चढ़ा। तो दूसरा तरीका क्या है, पहले मैं 2 स्टेप चढ़ा फिर मैं एक स्टेप चढ़ा। ठीक है, तीसरा तरीका क्या है कि यार मैं एक स्टेप चढ़ा फिर एक स्टेप चढ़ा फिर एक स्टेप चढ़ा, मतलब तीसरा तरीका क्या हो गया कि मैं एक एक करके स्टेप चढ़ा। तो देयर आर टोटल 3 ways टू रीच द डेस्टिनेशन। तो ये क्वेश्चन है। अब सोचते हैं इसको सॉल्व कैसे करना है। ये तो मैंने बताया कि यार ये लॉजिक अपन सोच सकते हैं, ये केसेस अपने बन सकते हैं, बट करेंगे कैसे। तो मैंने बोला कि यार स्टार्टिंग में तो मैं 0 वाले स्टेप पे हूँ और मेरे पास चॉइसेस कितनी है,
मेरे पास चॉइसेस कितनी है, मेरे पास 2 चॉइसेस हैं कि यार या तो मैं 1 स्टेप चढ़ूं या फिर मैं 2 स्टेप चढ़ूं। तो मैंने बोला कि यार सबसे पहले मैं 1 स्टेप चढ़ा, ठीक है, और इधर मैंने लिख दिया कि मैं 2 स्टेप चढ़ा। और मुझे पहुंचना कहाँ है, मुझे 3 वाले इंडेक्स पर पहुंचना है। तो मैंने क्या किया कि अगर मैं 1 स्टेप चढ़ा तो मैं पहुंचा 1 पे, 2 स्टेप चढ़ा तो मैं पहुंचा 2 पे। नाउ इनकी भी 2 केसेस है। अब मैं फर्स्ट वाले स्टेयर पे आ चुका हूँ और इसके भी या तो मैं 1 चढ़ूं या मैं 2 चढ़ूं। 1 ऊपर चढ़ा तो 2 हो गया, 2 ऊपर चढ़ा तो 3 हो गया, ठीक है। इधर भी 2 केसेस, या तो मैं 1 चढ़ूं या मैं 2 चढ़ूं। अगर 1 ऊपर चढ़ा तो 3 हो गया, 2 ऊपर चढ़ा तो क्या हो गया 4, ठीक है। फिर इधर आ जाते हैं, इसमें 2 केसेस, या तो मैं 1 चढ़ूं या मैं 2 चढ़ूं। अगर मैं 1 चढ़ा तो 3 हो गया, 2 चढ़ा तो 4 हो गया, ठीक है। अब यहाँ तो ऑलरेडी मैं डेस्टिनेशन पे पहुंच चुका हूँ तो मुझे आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ भी मैं ऑलरेडी डेस्टिनेशन पे हूँ, अगेन आई डोंट वांट टू गो फर्दर। इधर तो मैं बड़ा ही, जो डेस्टिनेशन थी वो 3 थी, बट 4 जो हो गया वो ग्रेटर देन 3 है, तो ये तो सोल्यूशन अपना नहीं होगा, तो इसमें भी आगे जाने का कोई फायदा नहीं है। अब मैं आ जाता हूँ दोबारा इस वाले केस पे कि यार ये मैं 3 हो गया था, ये मेरी डेस्टिनेशन रीच हो गई और यहाँ अगेन ज़्यादा हो गया, तो ये सोल्यूशन नहीं है। तो इस केस से अगर मैं देखूँ कि मेरा सोल्यूशन कितना हो गया, एक तो ये सोल्यूशन आ रहा है मेरा, एक सोल्यूशन क्या आ रहा है, ये सोल्यूशन आ रहा है, और तीसरा सोल्यूशन क्या आ रहा है, ये आ रहा है, ठीक है। तो पहला सोल्यूशन क्या है, 0 से 1 1 1, सेकेंड सोल्यूशन 0 से 1 फिर 2, ठीक है। थर्ड सोल्यूशन 0 से 2 1, मतलब 1 1 1 1 2 और 2 1 1 1 1 1 2 और 2। तो इस तरह से मैं निकाल सकता हूँ। अब तुम देख रहे होगे कि यार इस सॉल्यूशन में ब्रांचिंग टाइप स्ट्रक्चर बन रहा है कि मैं हर केस में स्टेप तो सेम फॉलो कर रहा हूँ, एक बार 1 स्टेप, एक बार 2 स्टेप, फिर नीचे आया एक बार 1 स्टेप, एक बार 2 स्टेप। मैंने क्या बोला था कि यार जब भी ब्रांचिंग हो तो हम किसका यूज करेंगे, तो हम किसका यूज करेंगे, रिकर्शन का, ठीक है। तो इस तरह से हमको रिकर्शन यूज करना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो अब जल्दी से बढ़ते हैं इस क्वेश्चन के कोड की तरफ। तो अब इसका कोड देख लेते हैं। तो हमको क्या दिया हुआ है, इनपुट में हमें दिया हुआ है नंबर ऑफ स्टेयर्स कितने हैं, ठीक है, नंबर ऑफ स्टेयर्स कितने हैं। तो मैं क्या करता हूँ, रिकर्शन से मेरे को सॉल्व करना था, तो पहले तो हम क्या लिखेंगे, पहले मैं बेस केस लिखूंगा। बेस केस से भी पहले मैं अपना डायरेक्ट आंसर कैसे रिटर्न कर रहा था कि यार तुम ना क्लाइंब स्टेयर्स वाला फंक्शन कॉल करो और उसमें एक बार n-1 और एक बार n-2, इन दोनों को ऐड करके जितने भी केसेस बन रहे थे कि यार एक बार 1 स्टेप चढ़ा, एक बार 2 स्टेप चढ़ा, तो वो n-1 और n-2 करके जितने भी केसेस ऐड करने में बन रहे थे वो रिटर्न कर देना। तो ये तो मेरा हो गया रिकर्सिव रिलेशन, ठीक है। ये मेरा क्या हो गया, दिस इज माई रिकर्सिव रिलेशन। बेस केस में मैं क्या लिख सकता हूँ कि यार अगर मान लो मेरे नंबर ऑफ स्टेप्स लेस देन 0 हो गए, अगर नंबर ऑफ स्टेप्स ही नहीं है तो क्या कर दो, तो 0 ही रिटर्न करो। या फिर मैं बोलूँ कि यार अगर नंबर ऑफ स्टेप 0 गिवन हो तो क्या कर देना, तो 1 रिटर्न कर देना, ठीक है। तो इसको रन करा के देख लेते हैं, ये मेरा पूरा कोड हो गया, ठीक है। एक्सेप्टेड, ठीक है, एक्सेप्टेड, सबमिट करा के देख लेते हैं। ओके, सो टाइम लिमिट एक्सीडेड। अब इसमें टाइम लिमिट एक्सीड क्यों हुआ, इसका जो फाइनल सॉल्यूशन आता है, जो इसका ऑप्टिमाइज्ड वे है, वो होता है डीपी से। तो डीपी में हम आगे पढ़ेंगे। अभी समझते हैं कि यार टीएलई क्यों मारा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्यों एक्सीड हो रही है। देखो मैं हर एक स्टेप पे क्या कर रहा हूँ, मेरे पास हर एक स्टेप पे 2 चॉइसेस हैं, या तो मैं 1 स्टेप ऊपर बढ़ूँ या मैं 2 स्टेप ऊपर बढ़ूँ, ठीक है। मेरे पास नंबर ऑफ स्टेप्स कितने हैं n, और मेरे पास हर स्टेप पे चॉइस कितनी है 2। तो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो गई, 2 की पावर n, जो कि एक बहुत वर्स्ट केस है। मतलब वर्स्ट केस अप्रोच जो थी वो हमने सोची है रिकर्शन की मदद से। मेरा मेन मोटिव क्या था कि यार क्वेश्चन समझ आना चाहिए कि हम इस क्वेश्चन को रिकर्शन से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आगे हम डीपी पढ़ेंगे तो इसका डीपी वाला सॉल्यूशन भी देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। ओके, थैंक यू।